हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th कह रहा हूँ, क्लास 12th के नेक्स्ट चैप्टर भाषा और आधुनिकता को पढ़ते हैं। और डिजायर पॉइंट चैनल पे आप सभी लगातार नए नए आयाम कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं, नए नए चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ते जा रहे हैं और डिजायर पॉइंट चैनल आपके लिए बेहतर देता जा रहा है। और हम लोग भी जितना हो सकता है आपके लिए बेहतर प्रयास करते जा रहे हैं। तो आपसे भी मैं बोलता नहीं हूँ, हम अक्सर देखे होंगे वीडियो में पढ़ा देता हूँ, चला जाता हूँ, लेकिन आप सबका भी कुछ काम है। काम ये है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत आपके मेहनत करने से यदि आपके चैनल का प्रोत्साहन बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, तो ये आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। तो उम्मीद है कि मेरे शिष्य जो भी पढ़ रहे हैं वो बेहतर ही करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या करना है। जैसे हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो हमारे शिष्यों को भी पता है कि उनको क्या करना है। इसलिए आप लोग अपने काम में लगे रहिए, हम लोग अपने काम में लगे रहें, और दोनों जब मिल जाएंगे, गुरु और शिष्य, तो दोनों मिलेंगे तो धमाका तो होना ही होना है, फोड़ डालेंगे, नंबर तो आना ही आना है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो सिलेबस चल रहा है, इसके बाद अभी एक्सरसाइज चलेगा, बहुत कुछ टेस्ट कोर्स, तमाम चीजें हैं जो आपको अभी बेनिफिट देगी। और आपको लगेगा कि उन 2 महीनों में आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि नहीं, 90 अब तो आना ही आना है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है भाषा और आधुनिकता। क्या पढ़ने वाले हैं? भाषा और आधुनिकता चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी इसके लेखक हैं, जिन्होंने भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर को लिखा है, जिसको आपको पढ़ना है और जानना है कि इसमें उन्होंने भाषा और आधुनिकता के बारे में क्या कहा है, क्यों कहा है, और चैप्टर का नाम भाषा और आधुनिकता क्यों दिया है। ठीक है, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म सन याद रखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था? 1990 में, 1919 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। सभी लोग ध्यान रखेंगे। कोई पूछे कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म कब हुआ, तो आप बताएंगे कि इनका जन्म 1919 ईस्वी में हुआ। कोई पूछे इनकी मृत्यु कब हो गई, तो बताएंगे 2005 में हुआ। 1919 में जन्म लिए, 2005 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए, परमात्मा को प्यारे हो गए, अनंत में विलीन हो गए, चीर निद्रा में सो गए। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको याद होगी। 1919 जन्म है इनका, और इनकी मृत्यु कब है? 2005 है। बाकी चीजें कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिकॉज आपके एग्जाम में आपको साहित्यिक परिचय और रचनाओं पर ध्यान देना है। इस मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि जीवन परिचय पे बहुत फोकस आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में स्पष्ट लिखा रहता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए रचनाओं पर प्रकाश डालिए, वही काम कीजिए जो कहता है। फालतू का काम मत कीजिए, क्योंकि वहां आपके पास समय नहीं रहता, समय कम पड़ जाता है। यदि समय बचता है, निबंध पे लगाएं, बाकी चीजों पे लगाएं जहां लगाने से कुछ बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। चैप्टर का नाम है हमारा भाषा और आधुनिकता। भाषा जानते ही हैं, आधुनिकता, आधुनिक, मॉडर्न, ये भी आप जानते हैं। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भाषा और उसकी आधुनिकता के बारे में, कैसे वो आधुनिक होता है, मॉडर्न रूप कैसे लेता है, दिन प्रतिदिन कैसे चेंज होता है, क्या क्या चीजें उसके लिए उत्तरदायी होती हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं उनमें, कौन कौन सी चीजें उनको चेंज करती हैं, भाषा को किस रूप में देखा जाता है, ये सारी चीजों का वर्णन इस चैप्टर में होगा, जो कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, भाषा और आधुनिकता से। जिस प्रकार से आप मूवी देखे होंगे, बहुत सारी मूवी है, मैक्सिमम मूवी का नाम जो होता है उस कहानी की पटकथा को लगभग बता देता है। गद्दर एक प्रेम कथा, गद्दर हुआ किसके लिए? प्रेम के लिए, नाम से क्लियर हुआ ना। नदिया के पार भोजपुरी मूवी है, तो नदिया के पार उसमें देखे होंगे, नाव में बैठ के पार करते हैं नदी को, गाना भी होता है उसमें, तो इसलिए नाम पड़ गया नदिया के पार। और भी मूवी तमाम है, किसी भी मूवी का नाम लीजिए, लगभग आप देखेंगे कि उसकी जो कहानी होगी उससे मैच करती होगी। ठीक है, हम साथ साथ हैं, देखे होंगे सारी स्टोरी में, साथ साथ रहते हैं परिवार। बागबान,
तो बहुत सारी स्टोरी होंगी, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, ऐसे भी नाम है जिनके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस वर्ड का यूज किया गया हो। तो भाषा आधुनिकता में आपको समझ में आ गया क्या है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होने से पहले कहानी यदि पूरी तरह से पता चल जाए, मोटा मोटी एक लगभग उसकी रूपरेखा तैयार कर दी जाए, ब्रीफ कर दिया जाए, इसको बोलते हैं संक्षिप्त में, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ चुके होंगे। हम आगे बढ़ते हैं भाषा आधुनिकता में और देखते हैं। लिखा है किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है, इसी को दृष्टि में रखकर ही मार्ग ने कहा होगा। कोई भी क्षेत्र हो, देखिए क्या लिखा है, बेहतरीन लिखा है। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए, आकर्षण लाने के लिए, मंत्र मुग्ध करने के लिए, बेहतर करने के लिए, प्रभावशाली करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए, उसमें नित्य नूतनता, नयापन बिल्कुल जरूरी है। कुछ ना कुछ आपको उसमें नया सीखना पड़ेगा और नया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब वो चीज प्रभावशाली होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसीलिए कह रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता है कि हम नया नया सीखते रहें, उन चीजों को अपने कार्यों में करते रहें, दिखाते रहें। धीरे धीरे उसमें सुंदरता अपने आप आ जाती है। जैसे कोई कलाकार मान लीजिए गाना गाना स्टार्ट करता है शुरू में, तो शुरू में ही वो बिल्कुल पारंगत नहीं हो जाता, धीरे धीरे सीखता है, आलाप लेता है, गाता है, आलाप लेते लेते प्रैक्टिस करते करते जब उसको आने लगता है, अच्छा गाने लगता है, तब अपने ही गाने में वो नएपन ढूंढता है और जब आलाप लेता है उन्हीं आलापों में कुछ ना कुछ अप डाउन करके, कुछ ना कुछ अलग करके अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। क्योंकि वो नई चीजों को सीखता है, वही नई चीजों को उसमें पिरोता है और पिरो के अपने आप को बेहतर बनाता है। इसीलिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने कहा है कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में सुंदरता लाने के लिए, रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की, नएपन की आवश्यकता है, जरूरत है। संबंधों में भी नयापन लाने के लिए उसमें कुछ करना पड़ता है। तो ये तो क्षेत्र ही है, उस क्षेत्र में भी आ गया। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसी को दृष्टि में रखकर माघ ने कहा होगा, महाकवि माघ ने कहा होगा। क्या कहा होगा, देखिए कहा होगा, क्षणे क्षणे यन्वतामुपैति तदेव रूपम रमणीयता। कह रहे रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। क्या कह रहे रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। ये इनके क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि सुंदरता और नित्य नवीनता जो है, हमेशा नूतनता, हमेशा नयापन एक दूसरे का क्या है, अन्योन्य आश्रित है, एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है ना। सुंदरता तभी आएगी जब नूतनता आएगी, अनुतनता तभी आएगी जब आपको रमणीयता लाने का प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ यार नया करे, कुछ ना कुछ अच्छा करे। अच्छा करने के लिए नयापन लाएंगे, नयापन लाएंगे तो रमणीयता आएगी। तो अन्य आश्रित हो गया कि नहीं, एक दूसरे पर निर्भर हुआ कि नहीं हुआ। यही कह रहे हैं कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। अरे सुंदरता के अभाव में चाहे कोई भी चीज हो, उसका कोई वैल्यू, कोई उसकी मांग, कोई उसकी मोल नहीं होता है। जब उसमें सुंदरता आ जाती है ना, मोल अपने आप बढ़ जाता है। व्यक्ति जब तक असफल रहता है तब तक बहुत मोल नहीं होता, जिस दिन सफल हो जाता है उस दिन मोल ही मोल होता है। उसी प्रकार से आपके कार्य में यदि रमणीयता नहीं है, सुंदरता नहीं है, उसमें सुंदरता का यदि अभाव आने लगेगा तो उसका कोई मोल नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। सामाजिक तौर पे लोग ऐसे भी नहीं मानते हैं, सफल हो जाएंगे, जो नहीं जानते वो भी मानने लगते हैं। नहीं नहीं, हम जानते तो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत बढ़िया करेगा। तो याद रखिएगा, नवीनता हमेशा नयापन के लिए आतुर रहिए, नया करने के लिए, नया सीखने के लिए, कुछ ना कुछ नया करते रहने के लिए। आगे क्या करें, नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। क्या कह रहे हैं, नित्य नूतनता। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा किताब भी सामने रखा कीजिए कि कहीं कोई मिस्टेक रहे तो आपको पता चल जाए। क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। नित्य नूतनता क्या करती है, किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को दिखाती है
और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। यदि उसकी अनुपस्थिति है, यदि उसका अभाव है रमणीयता का, नित्य नूतनता का, तो जनता, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जनता उसको स्वीकार नहीं करता, समाज उसको स्वीकार नहीं करता। यही थोड़ी देर पहले मैंने लेक्चर में बताया था, वही लिखा है। कह रहे कि सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लिख पर चलने वाला भाषा जो है, भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ ही रह जाती है। कितनी अच्छी चीज, कितना ढंग का चीज लिखे है, लेकिन आराम से आपको पढ़ना पड़ेगा। जल्दीबाजी करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। इतना बेहतर चैप्टर जो इन्होंने आपके लिए लिखा है, क्या लिखा तो आप फिर से देख लीजिए। कह रहे हैं कि सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज। सड़ी गली मान्यताओं का क्या मतलब है? जो फालतू की मान्यताएं मान लिया जाता है, अरे हमारे यहां इससे होता था। तो सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता। सड़ी गली मान्यताओं को आप मानते रहेंगे तो बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको जानना पड़ेगा कि ये मान्यताएं थी तो सही थी कि नहीं थी। क्या कोई मान लेगा तो उसके मान लेने सब नहीं मान लेंगे क्या? वो चीजें सही होनी चाहिए, सही होंगी तो सही है। तो वही कह रहे, जिस प्रकार से सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाता, कह रहे वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर, जो पुरानी हमारी जो रीति बन गई, पुरानी जो हमारी शैली, उसी के आधार पर जो हमारी भाषा चल रही है, केवल उसी भाषा को हम अपनाते रहें, उसी भाषा का केवल प्रयोग करते रहें, वैसे ही काम करते रहे जो पहले होता था, तो याद रखिएगा जन चेतना को गति देने में प्राय क्या हो जाएगा? असमर्थ हो जाएगा। हम जन चेतना को गति नहीं दे पाएंगे, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य को हम सफल नहीं कर पाएंगे। अर्थात हम अपनी भाषा के अभिव्यक्ति तो करेंगे, लेकिन उस अभिव्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसा पड़ना चाहिए, क्योंकि हमने अपने आप को समय के अनुसार बदला नहीं। तो बदलने के लिए नयापन लाना पड़ेगा। तो यही तो कहा गया है ना कि रमणीयता और नित्य नूतनता एक दूसरे का क्या अन्योन्य आश्रित है। प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। देखिए बार बार अपने बातों को सिद्ध कर रहे हैं और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एब्सोल्युटली राइट, 100%। क्या कह रहा आगे? भाषा समूची युग चेतना के व्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। बिल्कुल सही बात है। भाषा क्या करे? भाषा समूची युग चेतना का, चेतना का मतलब जागरूकता का, संचार का, रोमांचित करने का, थ्रिल्ड कर देने का, मतलब ऐसा कुछ बोल देने का कि एकदम अंदर रोम रोम आपका खड़ा हो जाए, नहीं ये काम मैं कर दूंगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाषा समूची युग चेतना की व्यक्ति का क्या है? एक सशक्त माध्यम है। भाषा समूची चेतना का व्यक्ति सशक्त माध्यम, बिल्कुल सही है। कोई स्पीच देता है, भाषण दे रहा, मान लीजिए अब भाषण दे रहा तो भाषा के द्वारा ही तो बोलेगा, मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्द निकल रहे हैं, सब धीरे धीरे पिरो रहे हैं, वाक्य बन रहा है, सारे वाक्य मिलकर एक पैसेज बन रहा है, तो ये मेरा स्पीच हो रहा है। तो कह रहे कि एक अच्छा स्पीच के द्वारा, एक अच्छी भाषा के द्वारा युग में चेतना का संचार किया जा सकता है, अर्थात लोगों के अंदर जागरूकता का संचार किया जा सकता है, लोगों को एक अच्छा अभिव्यक्ति प्रदान किया जा सकता है, लोगों को एक नया जीवन जीने की शैली का ज्ञान दिया जा सकता है। और इसीलिए कह रहे हैं कि भाषा समूची युग चेतना का क्या है? अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, सबसे सख्त माध्यम है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति बोल के क्या प्रभाव नहीं पड़ जाता है बोलने का, बोलने से ही तो बहुत काम हुआ है। तुलसीदास की पत्नी ने इतना ही तो कहा था, अस्ति चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत रघुनाथ मोह तो हो न सब भीत। उन्होंने यही कहा था ना कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मेरे पति देव, आप मेरे अस्थि और चर्म रूपी शरीर से जिस प्रकार से प्रेम कर रहे थे, यही प्रेम आप भगवान राम से करे तो आपके साथ साथ मेरा कल्याण भी हो गया था। ये अभिव्यक्ति ही थी कि इस व्यक्ति ने झकझोर डाला किसको? इस व्यक्ति ने तुलसीदास के जीवन को चेंज कर दिया। वही बाद में गोस्वामी तुलसीदास के नाम से जाने गए। आज इनको कौन नहीं जानता है? वही चीज यहां पे लिखा गया है, वही कहा जा रहा है कि भाषा समुची युग चेतना के व्यक्ति का क्या है? एक सशक्त माध्यम। और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। ऐसा सशक्तता तभी आ सकता है कि युग के अनुकूल जो नए नए मुहावरे आ रहे हैं उनको हम प्रयोग करें, नए नए जो शब्द आ रहे हैं उनका हम प्रयोग करें, नए नए जो
और भी नई चीजें आ रही हैं, क्षेत्रीय भाषा आ रही, उनका हम प्रयोग करें, तब धीरे धीरे हम अपनी भाषा को सशक्त बना सकते हैं। अदरवाइज हम पुरानी सड़ी गली मान्यताओं के आधार पर केवल चलेंगे, केवल उन्हीं के बारे में बातें करेंगे, केवल वही मानेंगे जो हमारा वो काम है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्टित है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। भाषा क्या है? भाषा हमारे सामाजिक भाव को प्रकट करने के लिए माध्यम बनाया गया कि हम अपनी बातों को समाज के सामने रख सके, लोगों के सामने रख सके, लोगों को बतला सके, वो अपनी बातों को हमसे बतला सके और हम सभी मिलकर भी दूसरे को बता सके। इसका माध्यम भाषा ही है। तो ही कह रहे हैं कि भाषा क्या है? सामाजिक भाव प्रकटीकरण की शुद्धता के लिए उद्दिष्ट है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। इसके अलावा कोई मतलब इसका नहीं। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो इसकी उपयोगिता, इसकी समर्थता जो है तभी होगी जब इसमें जो परेशानियां आ रही हैं, जो डिफिकल्टी आ रही है, जो कठिनाइयां आ रही हैं बोलने में, इनका हम धीरे धीरे इनको हटाएं, इनको हम आसान बनाएं। जब आसान बनाएंगे तो हम सभी इसका प्रयोग कर पाएंगे। जब प्रयोग कर पाएंगे तभी बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे और इस भाषा का कोई मतलब निकलेगा जिसके लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रवाह से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में ना प्राप्त हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। कभी कभी क्या होता है कि अन्य संस्कृति के प्रवाह से और अन्य जाति के लोग जो आए हैं, हम उनकी भाषा को हम वैसे ही रख लेते हैं, हम पर्यायवाची उसका नहीं ढूंढते। तो पर्यायवाची ढूंढना भी नहीं चाहिए। यदि वो शब्द वैसे ही रख के लोगों को समझ में आ गया, भावना को प्रकट कर दिया, तो उसको अपनी भाषा में अन्य भाषी लोगों को प्रयोग करने में किसी प्रकार का कोई समस्या, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है। बात तो हमारा निकला, हमारी बोली निकली, हमारे शब्द समझ में आ गया, बात खत्म। इसमें क्या शिकायत है? तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर यही भाषा की आधुनिकता होती है, यही तो आधुनिकता है ना। पहले दूसरा रूप था, नए नए शब्द आए, नए मुहावरे, हमने उसको वैसे ही रख दिया, भाषा नया हो गया। तो यही भाषा की क्या है? आधुनिकता है। तो भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा की जो सजीवता है, भाषा में सजीवता तभी आती है, भाषा सजीव रूप तभी लेता है, सजीव तभी दिखाई देता है जब इसकी नवीनता को हम क्या करते हैं? आत्मसात करने पर। जब हम इसकी नवीनता को आत्मसात करते हैं, जब नए नए वर्ड, नए नए शब्द, नए नए जो इसमें मुहावरे, लोकोक्तियां सब आती रहती है, जब हम उसको आत्मसात कर लेते हैं, हम जब उन चीजों को अपना लेते हैं, अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके जब हम आधुनिकता के साथ अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी भाषा को प्रकट करते हैं, तो ये सजीव रूप में दिखने लगता है। और यही क्या है? भाषा की आधुनिकता है। इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ गया भाषा और आधुनिकता। तो अगले लेक्चर में भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। ये लाइन जो आप अंडरलाइन कर रहे हैं ना, ये लाइन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कह रहे कि भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है कि आप उसको म्यूजियम में रख सके। म्यूजियम में क्या होता है? पहले पूरा पढ़ लीजिए इस लाइन को। लिखा है भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक गति, सहज गति है और जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। बिल्कुल सही है। भाषा म्यूजियम की वस्तु क्यों नहीं है? क्योंकि म्यूजियम में जो है, कर भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि म्यूजियम में निर्जीव वस्तुओं को रखा जाता है, निर्जीव चीजें रहती हैं, उनमें गति नहीं होता, वो चल नहीं सकती है। लेकिन भाषा के साथ ऐसा नहीं है। भाषा हर कोस, कुछ कोस पे आप जाएंगे भाषा बदल जाएगी, वाणी बदल जाएगी, मतलब भाषा बदल जाएगी। इसका मतलब उसमें गति है, गति है इसका मतलब स्थिर नहीं है। इसीलिए भाषा को आप चाह के भी म्यूजियम में नहीं रख सकते। इसीलिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी कह रहे हैं कि भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी एक स्वतः सिद्ध अपनी गति होती है जो हमेशा नित्य नूतनता को ग्रहण करती है और नूतनता को ग्रहण करती है, नए नए शब्दों को, मुहावरों को ग्रहण करती है, आधुनिक बनती रहती है, अपने आप में चेंजिंग, गति परिवर्तन करती रहती है, गतिशील होती रहती है। इसलिए भाषा को हम म्यूजियम में नहीं रख सकते और भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। सिंपल शब्दों में यही आपको लिखना भी है, सेम जो बोल रहा वैसे लिखना है आपको, समझते हुए, रटा नहीं जाता है चीजों को।
कह रहे कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। कह रहे हैं कि भाषा स्वयं किसका अंग है? भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। बिल्कुल सही बात है, भाषा खुद ही संस्कृति का क्या है? अटूट अंग है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। कह रहा है संस्कृति की परंपराओं से अलग होते हुए भी ये बिल्कुल परिवर्तनशील है, अपने आप में परिवर्तनशील है और गतिशीलता भी इसके अंदर है, हमेशा गतिशील होती है। आपको बताया कैसे होती है, पीछे के वीडियो में बताया था, आज भी मैंने बताया। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। करे इसकी प्रगति जो है, उसकी गति जो है वो विज्ञान की जैसे जैसे प्रगति होती है तो विज्ञान की प्रगति के साथ, विज्ञान की उन्नति के साथ, विज्ञान का जो नए नए वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं उन विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्यत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। कह रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रभावों के कारण जो नए नए शब्द आए उन सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के जो परंपरागत जो शब्द हैं, पहले के स्वाभाविक परंपरागत, वो पर्याप्त नहीं है कि आप उनसे काम चला लें और उन्हीं से उनका काम चल जाए। कह रहे हैं कि वो शब्द केवल पर्याप्त नहीं है। तो क्या पर्याप्त देखते हैं? कह रहे हैं इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। कह रहे हैं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नए नए प्रयोग करना पड़ेगा, भाव योजनाएं बनाना पड़ेगा, प्लानिंग जिसको आप कहते हैं, को व्यक्त करने के लिए, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज करनी पड़ेगी और नए शब्दों की खोज की अत्यंत ही आवश्यकता है। बिना उसके आप एक नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। तो क्या करना है आपको? नए प्रयोगों की आवश्यकता है, नए भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रकट करने के लिए आपको नए नए शब्दों की अत्यंत ही आवश्यकता है। उसी के द्वारा यह संभव हो सकता है, जो कि भाषा का एक रूप है। आगे क्या लिखा है? आगे कह रहे हैं कि अब प्रश्न यह है कि भाषा में ये परिवर्तन कैसे संभव है। प्रश्न ये उठता है कि भाषा में जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन संभव कैसे? कैसे परिवर्तन लाया जाए भाषा में? सबके मन में चलेगा भाई परिवर्तन कैसे संभव है, कि हम चेंजिंग कर दें, परिवर्तन ला दे, कैसे संभव है? कह रहे यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध दो चीजें हैं, या तो यत्न साध्य तरीका है या तो सहज सिद्ध है। ये दोनों क्या है इसके बारे में अभी बताया जाएगा। कह रहे यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना चाहिए। देखिए स्पष्ट लिखा है कि यत्न साध्य का मतलब है कि इसका मतलब ही है कि भाषा को युग के अनुकूल बनाने के लिए, भाषा को अपने आधुनिक युग के अनुसार बनाने के लिए, अपने वातावरण, अपने समयानुकूल बनाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष, कोई व्यक्ति विशेष हो अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। जब इस तरह का प्रयास होगा तो इसको बोलते हैं यत्न साध्य। आगे बढ़ते हैं। सहज सिद्ध से आशय इतना ही है, सहज सिद्ध से मतलब इतना ही है, सहज सिद्ध से तात्पर्य इतना ही है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती। सहज सिद्ध से मतलब यह है कि यह जो है भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती, कि विशेष कोई प्रयत्न करे इसकी ये इच्छा नहीं रखती। ये सहज सिद्ध हो गई, अपने अकॉर्डिंग स्वाभाविक स्वरूप से बढ़ना, क्रमशः बढ़ना। कहते यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करे तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। कह रहे हैं कि यदि उपलब्ध भाषा जो है, हमारी जो भाषा है जो इस समय हमें उपलब्ध है, हमारे पास है, वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करे, यदि वैज्ञानिक आधारों का पालन करे, अपनाए वैज्ञानिक आधारों को, तो पहली बात सत्य सिद्ध हो जाएगी।
जो फर्स्ट बात आपको कहा गया है वो सिद्ध हो जाएगी। ये आत्मसाध्य सहज सिद्ध दो चीज बताया गया। कह रहे पहली बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी, लेकिन वैसे अपनाया तो जाए, उन चीजों को फॉलो करके अनुसरण करके जो पीछे बताई गई, जैसे जैसे कहा जा रहा है उनका पालन किया जाए, वैसे कार्य किया जाए तो चीजें अपने आप वैसी घटित होने लगेगी, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। कह 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा, कह 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। क्या कह रहे हैं? किस शताब्दी में? देखिए कह रहे हैं 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा, ध्यान दीजिएगा, ने और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने, 18वीं में अंग्रेजी में, 20वीं में सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। मतलब 18वीं शताब्दी में किसने? अंग्रेजी भाषा ने। 20वीं में जापान ने इस पद्धति को अपनाया और अपनाने के बाद क्या किया? नवीनीकरण लाया, नवीनीकरण करके इस कोशिश को संपन्न बना दिया, अर्थात अपने आप में कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, क्योंकि उन्होंने इस पद्धति को अपनाया। अपनाना तो पड़ेगा आपको, यदि जो चीज करना है तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपको चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको चीजें मिलेगी। तो कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं में जापानी ने इस भाषा को जो है इसमें नवीनीकरण की पद्धति को अपनाया और अपनाकर इस कोशिशों को संपन्न भी बना दिया। संपन्न हो गए लोग। आगे देखिए, फिर आगे के हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, जापानी हो, बंगला हो, कन्नड़ हो, मलयालम, कोई भाषा है उसकी अपनी एक खास उसकी प्रवृत्ति होती है, अपनी खास एक उसकी खासियत उसकी होगी, उसका एक विशेष लक्षण होगा। क्या है? नेचर उसका है। तो शब्द निर्माण अथवा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। शब्द का निर्माण करने में, अर्थ को कैसे ग्रहण करना है, इन सब दिशा में उसका एक अलग रुख होता है। भाई सबका अलग अलग रुख है, तो सब अपने अकॉर्डिंग शब्द को ग्रहण करेंगे, अपने अकॉर्डिंग अर्थ को देंगे। तो वही कह रहा है कि उनकी अपनी एक खास प्रवृत्ति होती है, सबकी अलग अलग विशेषता होती है। आगे क्या कह रहे हैं? उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? कि उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही, जो विशेष प्रवृत्ति बताया गया है, कह रहे इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए, उस भाषा की जो मूल आत्मा है, जो मूल आत्मा को हमें विकृत नहीं करना है। विकृत मतलब छीण नहीं करना है, उसको बर्बाद नहीं करना है, उसको बनाए रखना है। हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं है कि हम कोई भाषा कहीं से ले किसी जगह से, तो उस भाषा को हम वैसे मूल आत्मा में छेड़खानी किए बिना हम उसको ऐसे ही अपनी भाषा में स्वीकार कर सकते हैं। उसको स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। कह रहे हैं कि चंद रूपगत परिवर्तनों के बाद यह काम एशिया और अफ्रीका ने जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। क्या कह रहे थे? देखिए, कह रहे हैं कि चंद रूपगत परिवर्तन मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन, इसको बोलते हैं चंद रूप। थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ जो है यह काम एशिया और अफ्रीका कह रहे हैं, जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में जो पिछड़े हुए देश हैं उन्हें इन क्षेत्र में और भी अधिक कार्य करना चाहिए, जिसकी अत्यंत आवश्यकता है उनको, क्योंकि उनको इन चीजों की ज्यादा आवश्यकता है, ज्यादा जरूरत है। इसलिए ऐसे देशों में इनका प्रयोग अधिक से अधिक होना चाहिए। अब ये भी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपके एग्जाम में पूछता है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है कैसे है। ये अंडरलाइन करेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और आपको व्याख्या करना होगा। पीछे एक था भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अब सेकेंड है भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरा है, ये लिखा है और इसको एक्सप्लेन करना है। आइए पहले हम इस पूरे लाइन को पढ़ लेते हैं,
फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, आपको बताता हूं क्या है। कह रहे हैं कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरा है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिनी सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं से उधार लिए गए हैं। अब देखिए कैसे। कर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह शब्द होती है, बिल्कुल होती है। अब वह अक्षर को छोड़ दीजिए, भाषा की सबसे जो है साधारण इकाई शब्द होती है। जैसे दिशा लिखा है, शब्द ही है। पिछड़ा लिखा है, शब्द है, सब शब्द है। और देखिए इन शब्दों के मिलने से क्या बन रहा है, पूरा शब्द मिल रहा है, तब जाके सेंटेंस बन रहा है, वाक्य बन रहा है। धीरे धीरे वही वाक्य पैसेज में कन्वर्ट हो रहा है, गद्यांश में, पद्यांश में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है। तो छोटी इकाई हुई कि नहीं। करेक्ट। भाषा की साधारण इकाई क्या है, शब्द है। और यदि शब्द को ही हटा दिया जाए, करेक्ट, शब्द का अभाव कर दिया जाए, यदि शब्द का अभाव कर दिया जाए तो भाषा का अस्तित्व ही धुरा है। अर्थात शब्द के बिना भाषा की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। वही लिखा है, कह रहे हैं कि भाषा की सबसे सूक्ष्मतम, सबसे लघुतम, सबसे छोटी इकाई जो है वह शब्द है। और शब्द का यदि अभाव कर दिया जाए, शब्द को हटा दिया जाए तो भाषा का अस्तित्व ही नहीं है कोई, बिल्कुल उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए इन्होंने कहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई साधारण इकाई क्या है, साधारण इकाई कहा है कि भाषा की साधारण इकाई क्या है, शब्द है, छोटी इकाई नहीं है। इसके लिए उन्होंने साधारण का प्रयोग किया है। बाकी आप ग्रामर सेक्शन में जाइएगा कि कहां क्या होता है, लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं, शब्दों पे कि साधारण लिखा है इन्होंने, सबसे लघुतम, सबसे छोटी नहीं लिखा है। आगे कह रहे हैं कि जैसे कि दैनंदिनी, जैसे कह रहे हैं कि यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पे, भाषा का विकास होता है शब्दों के स्तर पे ही, भाषा डाउन होती है शब्दों के स्तर पर ही, व्यक्ति प्रभावशाली बनता है शब्दों के द्वारा ही, व्यक्ति प्रभावशाली नहीं बनता है शब्दों के द्वारा ही। शब्दों का चयन ही किसी को कहता माम भिक्षाम देहि, भिक्षा मिल जाती है। वही कोई कहे मेरी पिताजी की पत्नी भिक्षाम दो, भिक्षा दो, तो उसे नहीं मिलेगा, वो लाठी झाड़ू खाएगा। तो इस शब्दों का ही प्रभाव होता है। शब्दों का प्रभाव तो इतना होता है कि व्यक्ति को रंक बना सकता है और व्यक्ति को सबसे ऊपर हाईएस्ट अर्थात राजा बना सकता है। तो ये शब्दों का प्रभाव है। कह रहे हैं दैनंदिनी सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कह रहे कि हम अपने डेली बोलचाल में, व्यवहार की भाषा में कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से क्या लिए गए, उधार लिए गए हैं। वो लोग आने के बाद यहाँ प्रयोग किए, हम भी उसको अपनाने लगे। धीरे धीरे हमारी भाषा में वो समाहित हो गया, क्योंकि हमारी भाषा क्या है, गतिशील है। हम सभी भाषाओं को अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारी संस्कृति गतिशील है तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और धीरे धीरे हमारा हिस्सा बन जाता है। वही कह रहे हैं कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं, बोलते हैं, व्यवहारिक चीजों को, कार्यों को करते समय अपने भाषा चीजों को प्रकट करते हैं, तो प्रकट करते समय अंग्रेजी, फारसी, उर्दू तमाम ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं जो हमें विदेशों से उधार लिए गए विदेशी भाषाएं हैं। कह रहे हैं कि वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। इसी प्रकार से जो नए शब्दों का गठन हो जाता है ना, वो भी अनजाने में ही हो जाता है। कभी कभी आप बोलते रहते हैं, बोलते 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 कोई नया शब्द निकल गया, वही शब्द धीरे धीरे आप प्रयोग करने लगे, धीरे धीरे वही पॉपुलर हो गया, लोग उसका यूज करने लगते हैं, तो अनायास ही हो जाता है। करे कभी कभी नए शब्दों का गठन जो है, नए शब्दों की जो रचना है, संरचना जो है, नए शब्दों की जो उत्पत्ति है, वो एकाएक हो जाता, अनायास हो जाता है, बिना सोचे समझे ही हो जाता है। ये सब अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द है। करे ये जो शब्द है उन विदेशी भाषाओं से अविकृत ढंग से जो है उधार लिए गए हैं। भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हो, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। भले हम बोलचाल में इनका प्रयोग कर रहे हैं, भले वो कह रहे काम चलाऊ माध्यम से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन साहित्यिक दायरे में इसे ग्रहण नहीं किया जाता। कह रहे हैं यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यदि हमें इसे साहित्यिक अकॉर्डिंग ग्रहण करना भी पड़े तो हमें क्या करना पड़ता है, भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप उसको साहित्यिक शुद्धता देनी पड़ती है कि साहित्य के अकॉर्डिंग पहले कैसे इसको शुद्ध किया जाए और शुद्ध करने के बाद तब उसको ग्रहण कराया जाता है।
यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। कह रहे कि ऐसे कामों के लिए प्रयास की आवश्यकता प्रतीत होती है। भाई कोई भी नया काम करेंगे आपको तो उसके अकॉर्डिंग तो बनना पड़ेगा ना। तो कह रहे हैं कि मान लीजिए आप ही को कहीं जा रहे हैं, आप साउथ में गए, अब साउथ में गए आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कम से कम आपको वहां के टंग, वहां की मदर टंग जो आपको बोलना पड़ेगा ना, बोलेंगे, सीखेंगे, अपने आप को उसके अनुरूप बनाएंगे, वैसा बन जाएंगे। तो वही सेम चीज तो कहा गया है, उसके कोरिलेट कीजिए ना, वही चीज कहा गया है कि भाई शब्द भी जो है उसको यदि साहित्यिक रूप में लाना तो साहित्यिक शुद्धता पहले करना पड़ता है, तब उसमें लाया जाता है। वैसे ही हम कहीं गए हैं, अपने आप को यदि हमको ऐसा बनाना है तो हमको साहित्यिक शुद्ध करना पड़ेगा, भाषा शुद्ध करना पड़ेगा, वहां के अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा। धीरे धीरे सीखते सीखते जब थोड़ा बहुत हमारा रूप सही हो जाएगा तो हम भी उन्हीं रूप में चले जाएंगे। धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा कि हम वो भाषा के जानकार हैं कि नहीं है, वैसे ही बोलने लगेंगे, फर्राटा धीरे धीरे बोलने लगेंगे। आया समझ में? तो अपने अकॉर्डिंग को रिलेट किया कीजिए चीजों को। गब्बी लाइन पढ़ते हैं, दूसरा थॉट अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए, वही उसकी व्याख्या हो गई, और कोई व्याख्या नहीं होती अलग से। और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि साहित्यिक जो शुद्धिकरण है कि साहित्य के द्वारा शुद्ध कैसे किया जाए, इस साहित्यिक शुद्धता की जिम्मेदारी कौन ले। सबसे बड़ा प्रश्न यह बनता है। कह रहे हैं कि हिंदी भाषा के नवीनीकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफी प्रयत्न किया है। कह रहे हैं कि जो हिंदी भाषा का जो नवीनीकरण है, शुद्धिकरण है, इसके लिए भारत सरकार ने अब तक बहुत प्रयास किया, अनेकों प्रयास किया, अनेकों बार कई चीजों का गठन किया। आगे लिखा है इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। 1950 में शताब्दी में जो है सेंचुरी में एक शास्त्रीय एवं तकनीकी, सन 1950 ईस्वी की बात हो रही है, सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की गठन हुआ। याद रखिएगा 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। पूछा जाएगा एग्जाम में कि शास्त्रीय तकनीकी शब्दावली आयोग की कब स्थापना की गई? 1950 में। 1950 में किसकी स्थापना की गई? शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की। तो ये सब क्वेश्चन बनेंगे, वही 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे। 10 नंबर आप इजीली ला सकते हैं, इसमें बहुत हार्ड नहीं है। चैप्टर को ध्यान सुनिए जो मैं पढ़ा रहा हूं, फिर खुद से चैप्टर को पढ़िए, उन चीजों को खुद से दिमाग में लाइए, व्याख्या अपने आप तैयार हो जाएगा। इन चीजों को रटने की जरूरत आपको नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग शब्दावली का निर्माण कर रही हैं, जो आयोग की स्थापना हुई वो विज्ञान की हर शाखा के लिए अलग अलग शाखा के लिए अलग अलग शब्दों का क्या कर रही हैं? योग्य शब्दावलियों का निर्माण कर रही हैं, जो उन ब्रांचेज के लिए, विज्ञान को उन शाखाओं के लिए क्या हो सके? लाभप्रद हो सके, उनके योग्य हो सके, उन भाषा उस विज्ञान के अकॉर्डिंग शब्द बन सके, जिससे शब्दों से ही समझ में आए कि ये शब्द जो है इस विज्ञान से संबंधित है। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक जो संस्थाएं हैं वो भी इसमें बहुत कार्य किए हैं, जो कि प्रयागराज में ही है, प्रयागराज में है। और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भी इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, बहुत सराहनीय कार्य किया है और 4 चांद लगा दिया है। राहुल सांकृतान और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनुष्यों ने भी इस काम को पहले पल अपनी अभिरुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की। 2 नाम आते हैं, कह रहे राहुल सांकृतायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य विद्वान श्रेष्ठ मनुष्यों ने भी इस काम को पहले पल अपनी रुचि के अनुसार स्वीकार किया और स्वीकार करके अपने ऊपर इन चीजों को लिया और लेने के बाद इस क्षेत्र में कार्य किया और गतिशीलता भी प्रदान किया। उन्होंने भी अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। जिम्मेदारी कौन ले तो कौन कौन लिया ये आपको बताया जा रहा है। एक स्थापना बताया गया, गठन का स्थापना हुआ, हिंदी साहित्य सम्मेलन बताया गया, आपको विद्वानों में, लेखकों में बताया जा रहा है कि राहुल सांकृतायन और डॉक्टर रघुवीर जो है ये भी जो है इन चीजों को अपनी रुचि के अनुसार, जबरदस्ती नहीं, इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने ऊपर लिए और गतिशील बनाने की कोशिश भी की है। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है यह अपर्याप्त ही है। कार्य का आज तक जितना भी वर्क हुआ है, जितना भी कार्य हुआ इस क्षेत्र में, जितने भी कार्य किए गए, जितनी भी स्थापनाएं हुई हैं, जो लोग भी कार्य किए, अभी भी ये अपर्याप्त है, अर्थात
पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। अभी भी बहुत सारी चीजों को सुधारने की आवश्यकता है, नए नए शब्दों को लाने की आवश्यकता है, नई शुद्धता की आवश्यकता है, लोगों के कार्य की शैलियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि यही नहीं, क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा से गुजरकर आगे बढ़ नहीं सका। क्योंकि यह कार्य जो है अपनी शैशवकालीन दशा से गुजरकर आगे नहीं बढ़ सका। इसकी शैशवकालीन अवस्था थी, इससे गुजरकर आगे ये कभी नहीं बढ़ सका। कौन? ये कार्य बचपन से बालक बढ़ता है उतने पे बढ़ा ही नहीं, तो इससे आगे बढ़ ही नहीं सका। ये कह रहे हैं कि इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं। इसकी जो प्रगति हो रही है, इस प्रगति में दो वर्ग बाधा डालते हैं। कौन से दो वर्ग है? थोड़ा देखिए। प्रथम वह वर्ग है जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। पहला तो वह वर्ग है कि दूसरे जगह से शब्द आया, हम उसको वैसे ही नहीं ग्रहण करेंगे, ठीक नहीं है, बाहरी है, ये विदेशी है, इस तरह की नौटंकी करने वाले पहला वर्ग है जिसमें बाधक है। दूसरा कौन है? दूसरा वह वर्ग है जो अपने विषय के पारंगत होने पर भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन व्यक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहते हैं। दूसरे वे लोग हैं तो बहुत ही जानकार हैं, साहित्यिक जानकार है, भाषा वैज्ञानिक है, लेकिन सब चीज जानकारी के बाद भी इन चीजों का अभाव करके इन शब्दों को, विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से कोई शुद्धता ना देकर वैसे अपनी भाषा में थोप देते हैं, तो वे लोग भी इसमें क्या है? बाधक हैं। सब जानने के बाद भी जानबूझकर मनमाने ढंग से यदि कोई प्रेजेंट कर रहा है तो बहुत बड़ा पाप का काम हो गया। हम नहीं जानते हैं तो अलग बात है, हम जानने के बाद भी हम उसमें पारंगत, एक्सपर्ट, कुशल होने के बाद भी यदि ये काम कर रहे हैं तो फिर कहां से विकास होगा? विकास हो ही नहीं सकता। इसीलिए आज तक शैशवाकाल व्यवस्था में आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। आज तक जो प्रादेशिक सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब चीजें, तो आज तक जितने भी प्रादेशिक सरकार हैं अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना उन्होंने किया है। स्टेट लेवल पर भी इस पे काम हुआ है। हम आशा करते हैं कि वे आयोग उपयुक्त उन बाधित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू बना सकेंगे। कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब जो चीजें जो बाधक बताई गई हैं, ये आयोग क्या करेंगे? इन बाधक तत्वों को हटाएंगे और हटाकर कार्य करने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, अपनी लेखनी में मैं इन चीजों को प्रकट इसलिए कर रहा हूं कि लोगों का ध्यान इस पे जाए, और जाने के बाद जो है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे जो भी आयोग की स्थापना हो चुकी हो, चाहे जो भी हिंदी साहित्य सम्मेलन वगैरह जो भी संस्थाएं हैं, उनका नजर इस पे पड़े और पढ़ने के बाद इसमें सुधार किया जाए। इसलिए मैं अपनी इन भावनाओं को प्रकट कर रहा हूं। प्रकट करने का ही मतलब होता है कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। कह रहे हैं कि विदेशी शब्द जो है जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खासतौर पर दो तरह के होते हैं। विदेशी शब्द जिन्हें हमें प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, प्रांतीय भाषाओं में, जो हमारी प्रांत की भाषा हो, हमारी क्षेत्र की भाषा हो, दो तरह की है खासतौर पे। एक वस्तु सूचक होती है, एक भाव सूचक होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहा। विज्ञान की प्रगति हो रही है, जब विज्ञान की प्रगति होगी तो नई चीजों का आविष्कार होगा, और नई चीजों का आविष्कार होगा तो नई चीजों का नाम रखना पड़ेगा, तो नए नए शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। वही लिखा है इन्होंने कि विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी, जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक, प्राय आगे और भी है। अब एक वर्ड में क्या है, विज्ञान के कारण नई नई चीजों का आविष्कार होता रहा है। और जाहिर सी बात है, जब नई चीजों का आविष्कार, जब कभी नया चीज का आविष्कार होगा तो उसे एक नया नाम देना पड़ेगा। अब जिस देश में आविष्कार होगा वही देश उसको क्या करता है, नाम देता है, और उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में उस चीज को जाना जाता है।
अब मान लीजिए हम कहें कि नहीं, अमेरिका ने किसी देश की खोज की तो अपना नाम रखे, फिर हम अपने देश में अपना उसका नाम रखेंगे, इंग्लैंड अलग नाम रखेगा, फ्रांस अलग नाम रखे, चाइना अलग नाम रखे, पाकिस्तान अलग नाम रखे, बांग्लादेश अलग नाम रखे। जब सब देश अलग अलग नाम रखेंगे तो हमें उन चीजों को पहचानने में, समझने में दिक्कत होने लगेगी। इसीलिए हम उस शब्द को वैसे ही ग्रहण कर लेते हैं जो कि हमारे लिए लाभप्रद होता है। जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक, प्राय सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होते हैं। कोई भाषा हो, बोला जाता है वही चीज, या टेलीविजन, टीवी, 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 टेलीविजन। और एक उदाहरण देखिए, सीढ़ी लगाना, ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में एक ही साधन मौजूद था, सीढ़ी। आज भी सीढ़ी बोला जाता है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन कह रहे हैं सीढ़ी, औद्योगिक क्रांति आदि ने आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया। औद्योगिक क्रांति हुई, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो नए नए और सीढ़ियों का निर्माण हुआ, जैसे कि लिफ्ट का निर्माण हुआ, जैसा आप जानते हैं, एलिवेटर, एक्सकेलेटर आदि तमाम तरह की सीढ़ियों का निर्माण हुआ। पहले अनादिकाल से हम सीढ़ी केवल जानते थे, बांस वाली जानते थे, उस पर चढ़ते थे, बाद में सीमेंटेड जाने, फिर हमने देखा कि दुकानों वगैरह में भी सीढ़ी लगाई गई, जिसको हम रेड लाइन कहते हैं इंग्लिश में, वो लगाया जाता है। हवाई जहाज वगैरह तो वहां पर सीढ़ी लगाया जाता है उतरने के लिए पैसेंजर को, आप देखे होंगे। बाद में फिर लिफ्ट आपने आया, एलिवेटर आया, एक्सकेलेटर, तमाम चीजों को आप देख चुके हैं। तो कह रहे हैं कि ये औद्योगिक क्रांति के बाद ये चीजें आई जो कि नया रूप लेके आई, नए नाम लेके आई, लेकिन वैसे ही स्वीकार कर ली गई। भारतीयों के लिए ये बिल्कुल नए शब्द हैं और इसलिए भारतीय भाषाओं में इसी के लिए अलग 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 नाम द्रष्टव्य नहीं होते। भारतीयों के लिए, हम लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए शब्द बिल्कुल नए हैं, इसीलिए हमने यथावत उसको वैसे ग्रहण कर लिया। क्योंकि भाई हर जगह जब एक ही है तो हम भी एक ही माने ना, कि चीजों को समझना हमारे लिए क्या हो, आसान हो। क्योंकि भाषा जो है क्लिष्ट होगी तो समझने में कठिन होगी, जब कठिन होगी आम लोगों तक नहीं पहुंचेगी, पहुंच भी जाएगी, समझ नहीं पाएंगे। जब समझ नहीं पाएंगे तो लिखने का, बोलने का, पढ़ाने का, समझाने का, अपनी रचना करने का, अपनी बातों को जगह जगह तक फैलाने का माध्यम जो हमारा वो सशक्त हो जाएगा, बहुत बेकार हो जाएगा और इतना कष्टकारी हो जाएगा, इतना कठिन हो जाएगा कि वो हमारे लिए परेशानी का सबक बन जाएगा कि हम जिस चीज के लिए इतना बड़ा काम किए, लिखे, उस चीज को लोग ही नहीं समझ पा रहे, तो लिखने का मतलब क्या है, इतने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। आगे क्या कह रहे हैं, और इसलिए भारतीय भाषा में इसके लिए अलग अलग ये हो चुका। इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और इसलिए ऐसी स्थिति में उन शब्दों को वैसे ही हम ग्रहण कर लिए, तो ग्रहण करें तो इसमें बाधा क्या है, इसमें क्या नुकसान हुआ हमारा, कोई नुकसान नहीं। कह रहे हैं कि फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे कई शब्दों को आत्मसात कर लिया और अंग्रेजी से रूसी ने, कह रहे कि फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने क्या किया, ऐसे कई शब्दों का आत्मसात किया, अपने अंदर समाहित कर लिया, और अंग्रेजी से क्या, रूसी ने। तो क्या इसमें क्या दिक्कत क्या है, कि अच्छी चीज है, कोई नाम है, उसको हम ग्रहण कर ले रहे हैं, अपने यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, उसमें क्या समस्या है। हमारे शब्दों को भी लोग प्रयोग करते हैं, आत्मसात किए हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है, समस्या होनी भी नहीं चाहिए। करे कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। कभी कभी एक ही भाव है, हमारा भाव एक ही है, फीलिंग एक ही है, कभी कभी एक्सप्रेशन एक ही है, कभी कभी एक ही भाव होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते कि हम स्पष्ट करना क्या चाहते हैं। क्यों नहीं होते, कारण उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। जब नहीं व्यक्त होता तो हम क्या करते हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में ही उसी का कोई दूसरा पर्यायवाची ले लेते हैं जो लोकप्रिय हो, जिस आम जनता में ज्यादा, जिसको लोग जानते हो, और प्रयोग करके हमें बोलना पड़ता है, बोलते हैं तो लोग उस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, जैसे उष्ण एक भाव है, एग्जाम्पल देना, उष्ण क्या है, एक भाव है। जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम उष्मा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम उष्मा कहते हैं, और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम क्या कहते हैं, आप कहते हैं टेम्परेचर कहते हैं।
वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, उष्मा, ताप, इनमें उतना अंतर नहीं जितना अब समझा जाता है। वास्तव में कह रहे हैं इन तीनों शब्दों में उष्ण, उष्मा और ताप में उतना अंतर नहीं जितना आज हम समझ लेते हैं। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कटु या विपरीत से प्रतीत हो सकते थे, वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर स्वप्रचलित होते हैं। अभ्यास की कमी में सब कुछ कटु शब्द थे, विपरीत से प्रतीत होते थे, बोलने में अटपटा लगते थे, प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, वे ही कालांतर में मामूली शब्द बन गए। और मामूली शब्द बनकर ही क्या हो गए, हर जगह प्रचलित हो गए, सर्व प्रचलित। तो ये डिपेंड करता है भाषा पे कि भाषा को किस रूप में आप ले जाना चाहते हैं। करें नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों ना हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। करेंगे नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त क्यों ना हुआ हो, कितना भी नवीनीकरण क्यों ना हुआ हो, कितना भी नयापन क्यों ना हो रहा हो, कितना भी मॉडर्न युग क्यों ना हो रहा हो, आधुनिकरण कितना क्यों ना हो रहा हो, नए नए चीजों का काम, नए नए चीजें कितनी क्यों ना आ रही हो, लेकिन उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य क्या है, अभिव्यक्ति है, सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। भाषा का मेन कार्य है कि हम सामने वाले को अपनी बात को समझा पा रहे हैं कि नहीं, सामने वालों को अपनी बात को बता रहे हैं कि बता पाने में समर्थ हो पा रहे हैं कि नहीं। मेन भाषा का काम ये है। नवीनीकरण बहुत मतलब केवल नवीनीकरण करते रहे और इतने क्लिष्ट कर दे कि सामने वाले को समझ में नहीं आए, ये भी नहीं होना चाहिए। नवीनीकरण करते समय इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए। कह रहे हैं कि यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। कह रहे यदि भाषा सुस्पष्ट नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वह स्पष्ट नहीं है और उसमें निर्दिष्टता भी नहीं है और इन सबसे वो वंचित है, तो समझ लीजिए कि वह भाषा बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकती, बहुत दिनों तक वो अपने क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकती। उसका विलोप, उसका लुप्त होना यथाशीघ्र क्या है, संभव है, जल्द ही विलुप्त हो जाएगा। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए कि नए शब्द जो हम निर्माण कर रहे हैं, शब्दों के निर्माण में भी हम इस बात पे ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। हमें सोचना चाहिए कि जो हम दे रहे हैं उस पर भाई सही ढंग से हमें बात करना है, क्या है नहीं है, हम जो करने जा रहे हैं हमारे शब्द जो है वो सरल है नहीं है, हम जो शब्द की रचना कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि लोगों को समझ ही में नहीं आया कि इसका अर्थ क्या होगा। इन सब बातों का हमें ध्यान देते हुए नए शब्दों की रचना करनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही। अंग्रेजी भाषा क्या रही, कैसी शासकों की भाषा रही, कह अंग्रेजी भाषा जो है शासकों की भाषा रही। शासक जो हमारे यहां शासन किए हैं और भाव दास्ता की निशानी, और भाव क्या है, दास्ता की गुलामी की निशानी। कह रहे कि ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा। यदि ऐसे भाव हमारे अंदर रहेंगे तो नुकसान किसका है, हमारा है। कर किसके ले रहे हैं, अपने लिए। जब करेंगे अपने लिए, यूज हमें करना है, प्रयोग हमें करना है, तो उसका हानि लाभ हमको मिलना है, तो नुकसान तो हमें ही होगा ना, अंग्रेजों का नहीं होगा। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, हिंदी वाले त्यागना आरंभ करे तो हिंदी भाषा सच भाषा ना रहकर एकदम बनावटी बन जाएगी। अब उर्दू में जो प्रयुक्त शब्द हैं जिसको प्रयोग किया जाता है, फारसी को जो शब्द है जो इस्लाम धर्म को समर्पित किया गया, ज्ञापित किया गया है, यदि हिंदी रचना करने वाले हिंदी वाले जो है इन शब्दों को त्यागना छोड़ना प्रारंभ कर देंगे, नहीं मैं फारसी शब्दों को, मैं उर्दू शब्दों को ग्रहण नहीं करूंगा, तो हिंदी भाषा क्या लगेगी, बनावटी रहेगी, एकदम बनावटी लगने लगेगी। जो इसकी सहज भाषा है वो उसकी लालित्य सुंदरता खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार का विचार नहीं रहना चाहिए, नहीं यार अंग्रेजी को हम त्याग देंगे, इस्लाम धर्म वाले शब्दों को नहीं लेना, नहीं, यदि कर दिए सच भाषा रही नहीं जाएगी। इस तरह की भावना आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए। कह रहे आगे कि यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे, जो यह नवीनीकरण है यह कुछ पंडितों की आचार्यों की दिमागी कसरत बनी रहे, तो भाषा गतिशील नहीं हो सकती।
कभी नहीं हो सकती। कुछ लोग इसको अपना वो समझ लेंगे कि नहीं कुछ पंडित इसका नवीनीकरण करेंगे, कुछ लोग ही करेंगे, दिमागी लोग करेंगे, तो कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता, गतिशीलता नहीं हो सकता। करे भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से होता है, और भाषा का प्रयोग जो है समस्त व्यक्ति करता है, चाहे पढ़ा लिखा हो वो भी करेगा, नहीं पढ़ा लिखा वो भी करता है, अनपढ़ भी करेगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी करेगा, छोटा बच्चा भी करेगा, बुरा व्यक्ति भी करेगा। समाज का प्रत्येक प्रत्येक इंसान भाषा का प्रयोग करता है, चाहे वो अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करे, इतना ही हो सकता है, लिंक करता है। करें कि भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें, नए शब्द बने, जहां बने वहीं पर अटके रहें, वहां से बाहर ही ना निकल पाए, कहीं भी उनका प्रयोग ना किया जाए, बाहर ही ना निकल पाए, तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठारघात हो जाएगा। जब आगे बढ़ेंगे ही नहीं, वहीं पड़े रहेंगे, शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, जानेगा कौन? जब जानेगा नहीं तो वहीं का वहीं खत्म, काम ही खत्म। अरे वैसे चीजों का क्या मतलब? अरे इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं, प्रेषण करने के, समझाने के, बतलाने के, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के कई माध्यम है। श्रव्य माध्यम है, सुनाकर, दृश्य माध्यम है, दिखाकर, विधान माध्यम है, वैज्ञानिक कथा है, साहित्य आदि कई माध्यम है, जिससे कि हम अपनी बातों को प्रेषित कर सके, पहुंचा सके। हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर है। वैज्ञानिक कथा साहित्य जो है नहीं के बराबर है वास्तव में। अब तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत हुआ है। पहले की बातें कर जब लिखे हैं, किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति व असम्मति के आधार पर ही निर्भर करती है। कोई भी नया विधान बना, कोई भी नया नियम बना, कोई भी नया प्रयोग हुआ, कोई भी नई चीजें आई, तो जनता के सम्मति असम्मति पर यह निर्भर करेगा कि वो चीज सही है कि गलत है। हमने शब्द का प्रयोग किया, जनता प्रयोग की, जनता को पसंद आया, वो भाषा लोकप्रिय बन जाएगी, इसका मतलब सर्वसम्मति मिल गया। नहीं अडॉप्ट की मतलब सम्मति नहीं मिला, तो ये जनता पर निर्भर करता है। और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व तो शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। लेकिन ये चेतना है, ये जागरूकता की भावना जनता में कैसे जागृत हो, इसके लिए जो शिक्षित समुदाय है, पढ़ा लिखा समुदाय है, या जो हमारे भारत की जो सरकार है, जो सरकार जो काम कर रही है, ये इनका कर्तव्य है कि लोगों को जागरूक बनाए, अवेयरनेस उनके अंदर उत्पन्न करें। कह रहे आगे, भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्वरूप का मानकीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। अगर भाषा में जो आधुनिकता लाना है, आधुनिकता लाने के लिए क्या करना होगा? व्यवहारिक भाषा के स्वरूप का मानवीकरण करने के साथ साथ मानवीकरण भी किया जाए, लिपिबद्ध तरीके से चीजों को प्रकट किया जाए। इन चीजों में सुधारने की आवश्यकता है। जब धीरे धीरे करके इन चीजों में भी सुधार लाया जाएगा तो अपने आप सुधार दिखने लगेगा, प्रकट होने लगेगा। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा है। भाषा का प्रयोग और उपयोग के साथ ही इन समस्याओं का समाधान भी क्या है? जुड़ा है। कैसे आप प्रयोग कर रहे हैं, कैसे उपयोग कर रहे हैं, इससे इन चीजों का समाधान जुड़ा हुआ है, अदरवाइज कोई समाधान नहीं होना है। संक्षेप में कहा जाए, ब्रीफली इन शॉर्ट कहा जाए तो नए शब्द, नए मुहावरे, नए रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। ये मैं लाइन आपको पहले भी बता चुका हूं। संक्षेप में कहा जाए तो नए मुहावरे का प्रयोग, नई रीतियों का प्रयोग, नई भाषा का प्रयोग, नए व्यवहारिकता का प्रयोग, नए नए शब्दकोशों का प्रयोग, प्लस इसके साथ साथ नए क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग, इन सब का प्रयोग करके अपनी भाषा को बोलना, भाषा को लिखना, उसको जिस रूप में आप प्रकट करना चाहें यदि करते हैं, यही भाषा का क्या है? यही है भाषा में आधुनिकता लाना। इसीलिए चैप्टर का ही नाम पड़ गया भाषा और आधुनिकता की। भाषा और आधुनिकता क्या, भाषा में आधुनिकता कैसे लाया जाए? तो भाषा में आधुनिकता ऐसे ही लाया जाता है जब हम अपने शब्दों में नए नए मुहावरों को, नए नए शब्दों का, नए नए व्यवहारिक शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो भाषा में आधुनिकता आ जाता है। भाषा नए रूप को ले लेता है। नए रूप लेने का मतलब ये है आधुनिकता। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। दूसरे शब्दों में आप क्या कर सकते हैं कि केवल आधुनिक विचारधाराओं के अनुरूप जो नए शब्द आप गढ़ रहे हैं उससे भाषा का विकास नहीं होता। कि नए शब्द आप गढ़ दिए, भाषा का विकास होगा नहीं। भाषा का विकास कैसे होगा?
जो परिभाषिक शब्दों को नूतन शैली, नए नए शैलियों में, प्रणालियों को जब आप व्यवहार में लाएंगे, व्यवहार में ला के भाषा में जब यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, भाषा की आधुनिकता को जब आप देंगे तो ये सही है। सही से लेने के आप गढ़ कर रख दिए, कोई प्रयोग ही नहीं कर रहा, बेकार हो गया। आपने गढ़ा और लोग प्रयोग किए, यूज किए, जनता प्रयोग किए, वो साकार हो गया। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। याद रखिएगा, व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। आप व्यवहारिक होंगे, लोगों से जाएंगे, बात करेंगे, बोलेंगे, तो अपनी भाषा का आप प्रयोग करेंगे, शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो धीरे धीरे इससे भाषा का डेवलपमेंट होता है। देखे होंगे कुछ लोग होते हैं बोलने में संकोच करते हैं, बात करने में उनको शर्म आती है। कुछ लोग होते हैं धाधड़ जाके बात करने लगते हैं। कुछ लोग हैं स्टेज पे जाने में उनकी हालत खराब हो जाती है। कुछ लोग हैं स्टेज पे जाएंगे तो उतरने का नाम नहीं लेंगे, बोलते ही रह जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि भाषा का प्राण तत्व क्या है, व्यवहारिकता है। व्यवहार में इसको लाइए अपने। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। हर जगह इसका प्रयोग होना चाहिए। ये जो है ना, केवल कुप मंडूक नहीं होना चाहिए। कह रहे कि नए शब्द और नए प्रयोगों का जो है पाठ्य पुस्तक से लेकर साहित्यिक पुस्तकों में, यहां तक कि शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों में, सभी कार्यकलापों में इसका प्रयोग होना चाहिए। मैंने पहले बताया ना, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे हमारा सिलेबस हो, हर जगह जब इसका प्रयोग होगा, व्यवहारिक रूप में जब प्रयोग होगा तो कुछ काम बनने वाला है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे, तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। याद रखिएगा, फिर से समझा रहा हूं लास्ट लाइन में, ये मैं कई बार बता चुका। ये कह रहे हैं कि इस तरह जब हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे, अर्थात हमें कहीं खरीदारी करने जाना, हम उसमें जब प्रयोग करेंगे, कहीं जा रहे बात कर रहे हैं प्रयोग करेंगे, पढ़ रहे हैं उसमें प्रयोग करेंगे, किसी अशिक्षित व्यक्ति से बात कर रहे उससे बात करेंगे, वो भी जब उससे बात करेंगे उसको भी पता चलेगा उस शब्द के बारे में। तो धीरे धीरे जब हम अपने कार्यकलापों में इन चीजों का प्रयोग करने लगेंगे, तब भाषा अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। भाषा में आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाषा आधुनिक रूप को ले लेगी और इस तरह भाषा में आधुनिकता आ जाएगी और भाषा गतिशील बढ़ती रहेगी उसी तरह से जिस तरह से बढ़ती रही है, और बढ़ते बढ़ते एक नए आयाम को, नए कीर्तिमान को स्थापित करती जाएगी और भाषा में आधुनिकता आती जाएगी। और इसी तरह भाषा और आधुनिकता चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, नए नए आयाम इसमें पढ़ते जाएंगे, नए नए खंड जुड़ते जाएंगे, नए नए इसमें गद्यांश जुड़ते जाएंगे, नई नई बातें जुड़ती जाएंगे, नए नए विचार जुड़ते जाएंगे, नए नए शब्द जुड़ते जाएंगे। और भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने जो लिखना है, ये उनका लिखना जो है, उनका जो सपना है, वो सपना साकार हो जाएगा और साकार होने के साथ साथ इस पृथ्वी लोक पर, इस भारतवर्ष में दिखने लगेगा। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चैप्टर भाषा और आधुनिकता बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं फिर से उसको मेंशन कर दूंगा, व्याख्या कर दूंगा, एक्सरसाइज अलग से कराऊंगा, इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी के से खिलखिलाते, मुस्कुराते, स्माइल करते हुए चेहरे के साथ DR पॉइंट चैनल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।